हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। मैं आबिद खान IT वर्ल्ड विद रैपिड मैथ्स पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैं आपको आज 4 अक्टूबर 2018 जेल पुलिस एग्ज़ाम हुआ है उसकी एनालिसिस कराऊंगा मैथ्स बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये अपने पास लिखा है जनरल मैथमेटिक्स। पहले अब हम मैथमेटिक्स को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में पूरा मैं आपको मैथ्स के जो क्वेश्चन आए हुए हैं एग्ज़ाम में वो आपको एनालिसिस कराऊंगा। तो एंड तक देखें, जिससे आपकी समझ में आएगा बिल्कुल कि कैसा एग्ज़ाम आता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, उनको कैसे सॉल्व करना है अपन को। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है बी की चाल ए की चाल से अधिक है, यानी बी की चाल है, स्पीड है, वो ए से अधिक है। ए एवं बी की कुल चाल 7 किलोमीटर है, यानी ए की स्पीड प्लस बी की स्पीड की बात करें तो ये कितना है 7 किलोमीटर पर आवर। ए के द्वारा 4 घंटे और बी के द्वारा 3 घंटे में जो तय दूरी है वो 24 किलोमीटर है। ए एवं बी की चाल क्या है? देखो, ए 4 घंटे चल रहा है और बी कितना घंटे चल रहा है, 3 घंटे चल रहा है, तो उसमें कुल दूरी कितना 24 किलोमीटर वो तय कर रहे हैं। आप ये बताओ, देखो 4A, मैं यहाँ से ये कहूँ कि ए और बी दोनों 1 घंटे में 7 किलोमीटर चल रहे हैं। आप यहाँ से 4A प्लस 3B, यानी 3 की स्पीड इक्वल टू 24 है। अब मैं इसको ऐसे लिख दूँ कि 3A प्लस 3B प्लस 4A को अलग कर दूं बराबर 24 किलोमीटर चलेगा, यानी 4A है, ए के बचेगा। यहाँ से एक को मैं अलग कर देता हूँ क्योंकि मैंने इसको चेंज करके लिख दिया। जैसे एक ए है यहाँ पे, ए को मैंने अलग कर दिया तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, ये इसको काट दूंगा, ये पूरा ये अपना हो जाएगा केवल ए, है ना, केवल ए हो जाएगा। तो 3A ए और बी का कितना है, ये 1 घंटे में अगर 7 किलोमीटर चल रहे हैं, अगर इन दोनों को मिला दूं तो ये 3 घंटे में कितना चलेंगे, तो 3 × 7 प्लस ए की स्पीड बचेगी। ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ 24 था तो 24, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 24 माइनस 21 इक्वल टू ए इक्वल टू आ जाएगा अपना 24 माइनस 21 इक्वल टू 3, यानी ए की जो स्पीड आएगी, ए की जो हमारे पास स्पीड आई वो कितनी आ गई 3 किलोमीटर पर घंटे। अब ए की अगर 3 है तो फिर बी की क्या होगी 4 किलोमीटर पर घंटे, है ना। अगर ए की 3 है तो बी की 4 है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए की 3 किलोमीटर पर आवर और बी की 4 किलोमीटर पर आवर, है ना। अपन इस यहाँ से चेक कर सकते, देखो ए और बी कितना 7 किलोमीटर, यानी दोनों का योग कितना होगा 7 होगा, ये तो पक्का है। फिर कहा ए के द्वारा 4 घंटे और बी के द्वारा 3 घंटे में 24 किलोमीटर चल रहा है ना। तो ए और बी अगर 3 घंटे ही चलते हैं, दोनों 3-3 घंटे चलते तो 7 से 21 किलोमीटर तय करते, लेकिन ए 1 घंटे ज़्यादा चल रहा है, यानी 24 किलोमीटर चल रहे हैं अगर दोनों, तो कितना ज़्यादा चल रहा है 3 किलोमीटर, यानी ए की स्पीड कितनी होगी फिर 3 होगी, और शेष यानी बी की स्पीड कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। हाँ, 2250 रुपए के अंकित मूल्य वाली एक मेज पर 30% छूट की घोषणा की गई है। मेज का विक्रय मूल्य क्या है, क्या निकालना है आपको, मेज का विक्रय मूल्य। हमारे पास अंकित मूल्य दिया हुआ है, जैसे MRP दी है, MRP कितनी है 2250 और SP निकालना है। आपको पता है कि MRP का जो डिस्काउंट रहेगा उसके बाद जो अपन कीमत में जिस कीमत पे बेचेंगे वो हमारा सेलिंग प्राइस रहेगा, यानी विक्रय मूल्य। हमें 2250 रुपये है, इस पर 30% की छूट है, यानी या तो मैं ये कहूँ कि 2250 का 30% आप घटा दोगे, सेलिंग प्राइस निकल आएगा, या मैं यूं कहूं कि 2250 में से अगर 30% घट जाएगा तो बचेगा कितना 70%, यानी 2250 का या तो मैं इसका 30% निकाल के इसमें से घटा दूं, या मैं यूं कहूं कि हर चीज एक 100% में होती है, अगर 30% घट जाएगा तो बचेगा क्या 70%, है ना, यानी 70% बचेगा, उसमें बेचेगा तो क्या हो जाएगा नहीं बटे 100। अब मुझे क्या करना है, इसको केवल काटना है, तो क्या हो जाएगा 0 से 0, तो अपन को क्या करना है अब गुणा करना है ऑनली, है ना, 2250 × 7, है ना, सॉरी 0 से ये 0 कट गया, 225 × 7, तो 2 से कटोगे 1425 7 175, यानी 1400 प्लस 175 क्या हो जाएगा 1400 प्लस 175 हो जाएगा 1500, है ना, कितना हो जाएगा 1575। अपन को क्या करना था, मैंने बताया था आपको इसमें 70% निकालूं, या मैं यूं कहूं कि 2250 का मैं ऐसे नहीं निकालूं कि भाई 30% निकालो कि हमें डिस्काउंट कितना मिल रहा है, तो 30/100 हो जाएगा, तो 0 से 0 1 2 तो 2 3 6 675, यानी 675 रुपए क्या करना है आपको, डिस्काउंट मिल गया। तो कीमत कितनी थी 2250 थी, 2250 थी टोटल, इसमें से 600
75 हमको घटाना है तो कितना बचेगा, वही 1575 रुपए बचेगा। तो ये क्या हो जाएगी, अपनी कीमत हो जाएगी सेलिंग प्राइस वाली। तो सेलिंग प्राइस कितना है, यानी कितने का बेचेगा वो, 1575 रुपए का उस चीज को बेचेगा, है ना। ये दोस्तों अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक नाव 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करती है और एक दौरे में 540 किलोग्राम मछलियां लाती है। 43,200 किलोग्राम मछलियां पकड़ने के लिए आवश्यक दौरों की संख्या क्या है। यानी एक दौरे में एक चक्कर लगाने पर वो 540 किलोग्राम मछलियां ला रही है, तो 43,200 किलोग्राम मछलियां लाने के लिए कितने दौरों की आवश्यकता होगी। यानी कम की होगी तो दौरों की आवश्यकता होगी, दौरों की संख्या क्या हो जाएगी, या मैं यूं कहूं कि चक्करों की संख्या कितनी बार घूम के आएगा कि, तो क्या हो जाएगा 43,200 बटे 540 ना हो जाएगा 540। इसको 0 से 0 काट दूंगा, 9 से 9 छक्के 14, 9 से इसको काटा मैंने, 9 चौके 36, 4 3 7 72, 9 8 72, 9 480, 6 से 6 8 48, यानी कितना हो जाएगा 80। यानी दौरों की संख्या कितनी आ जाएगी, 80 आ जाएगी। क्योंकि एक बार में जब 540 ला रहा है तो कितनी बार में इतना लाएगा, कितनी बार में इतना लाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, यार मैं यूं कहूं कि 540 एक बार में ला रहा है तो हमें नहीं पता कितने चक्कर लगाएगा, तो इंटू x चक्कर लगाए और टोटल कितना होना चाहिए, 43,200 इतना होना चाहिए। यानी 540 में कितने चक्कर लगाएगा हमें नहीं पता, और इंटू x बराबर क्या होना चाहिए, 43,200। तो 540 का किसमें 43,200 में अपन को भाग देना है, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा। या x का ऐसे मान लो, चाहे किसी भी तरीके से आप मान सकते हो, ठीक है। हाँ अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आसान क्वेश्चन है खैर। हाँ गणना करना है, ये लिखा हुआ है -16 प्लस 8 और +8 + 1। तो इसमें देखो अलग अलग मान दिया है, मैं कहूँ -16, कभी देखो प्लस और प्लस का गुणा होगा तो प्लस होगा, प्लस माइनस होगा तो माइनस होगा, और माइनस माइनस होगा तो प्लस होगा, और माइनस प्लस होगा तो माइनस होगा। यहाँ पे क्या है, प्लस के 8 तो क्या हो जाएगा, +8 हो जाएगा, है ना। दूसरे की बात करूँ तो ये है +8, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, -2 हो जाएगा। 16 में से 8 गए तो यहाँ से -8 बचेगा और यहाँ से +6 बचेगा। तो क्या मान हो जाएगा, -8 और 6, यानी चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। समीकरण 9x + 3 = 0 का हल एक क्या है, 9x + 3 = 0। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा -3/9 = -1/3, ये मान हो जाएगा। अब ये क्या है, क्या एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है और ये इंटीजर नंबर में आती है, यानी ये पूर्ण संख्या होती है। तो प्राकृत संख्या नहीं है क्योंकि -3 प्राकृत संख्या नहीं है, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा देखो परमेय संख्या, परमेय संख्या क्या होती है, परमेय संख्या 1/3, 1/2, 1/4, यानी एक नॉन रिपीटेड नंबर होता है, यानी पुनरावृत्ति संख्याएं होती हैं। तो पुनरावृत्ति संख्याएं हो जाएंगी क्योंकि इसका भाग दोगे तो -0.3333, ये पुनरावृत्ति संख्याएं हो जाएंगी, यानी ये क्या होगी, परमेय संख्या होगी। अब बोल रहा है ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। ऋणात्मक पूर्णांक संख्या क्या होती है, -भी इंटीजर नंबर, यानी माइनस का होगा लेकिन इंटीजर नंबर होगा, इंटीजर नंबर होगा यानी पूर्ण संख्या होगी, यानी पॉइंटों में नहीं होगी, ये पॉइंटों में है। ऋणात्मक संख्या में, ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं में पूर्ण संख्या होती है, यानी 1 2 3 4 5 और ऋणात्मक होती है। तो यहाँ पे क्या है, ये पॉइंटों में जा रही है, यानी ये पूर्णांक संख्या नहीं है। काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या कौन सी होती है, आयोटा वाली, 2 आयोटा है, 3 आयोटा है ना। तो ये काल्पनिक संख्याएं होती हैं, तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अपना, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी परमेय संख्या कौन सी है ना। अगर इन संख्याओं के बारे में आप कंफ्यूज रहते हो तो आप मुझे बताइएगा, मैं बिल्कुल आपके लिए संख्याओं के ऊपर एक वीडियो डालूंगा जिसपे आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि संख्याओं में क्या अंतर होता है। कभी जिंदगी में नहीं भूल पाओगे आप कि हमें कंफ्यूज होती है, वो कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाएगा उस वीडियो से। ठीक है, आप बताइएगा। खैर मैं क्लास में पढ़ाता हूँ तो उसमें से बता ही देता हूँ, लेकिन जिसको भी प्रॉब्लम आ रही है वो कमेंट में बताओ, तो मैं आपकी मांग के अनुसार वीडियो आपके लिए अपलोड करता रहूंगा। अगला क्वेश्चन देखें। एक बक्से में 45 बिजली के बल्ब हैं, जिनमें से 20 दोषपूर्ण हैं। यदि बक्से में से यादृच्छिक रूप से एक बल्ब चुना जाता है तो क्या प्रायिकता है कि चुना गया बल्ब दोषपूर्ण। देखो टोटल तरीके क्या हैं, हमारे पास एक बक्से में 45 बल्ब हैं, हमें इसमें से बल्ब निकालेंगे तो टोटल तरीके क्या है, 45 तरीके हैं, यानी 45 चीजें हैं, 45 तरीके हो रहे हैं। लेकिन दोषपूर्ण कितने हैं, 20, यानी 20 इसमें कुछ ना कुछ कमी है।
20 बल्ब हैं, 45 में से जो 20 बल्ब हैं उनमें कुछ ना कुछ कमी है। यदि बक्से में से यादृच्छिक रूप से एक बल्ब चुना जाता है, यानी अपन कोई भी एक बल्ब उठा रहे हैं तो क्या प्रायिकता है कि चुना गया बल्ब दोषपूर्ण है, यानी इन 20 में से आएगा। तो उसके लिए क्या कर रहे हैं, प्रायिकता इक्वल टू क्या हो जाएगी कि जो संभावनाएं बनने, घटना के घटने की संभावनाएं, घटना के घटने की संभावनाएं एन बोलते हैं। घटना के घटने की संभावनाएं कितनी है, 20 है। ज्यादा से ज्यादा 20 संभावनाएं बन सकते हैं, 20 से ज्यादा तो दोषपूर्ण वाला है नहीं। ज्यादा से ज्यादा कितनी संभावनाएं बन सकती हैं, 20 बन सकती हैं, क्योंकि अपन निकालेंगे दोषपूर्ण आने की तो 20 ही हो सकती है, 21 तो हो नहीं सकती, क्योंकि जब 20 ही बल्ब है तो 21 संभावनाएं कहां से बनेगी। दोषपूर्ण के लिए ओनली 20 संभावनाएं बनेंगी, यानी Na अपॉन NS क्या होगा, NS यानी टोटल संभावनाएं। टोटल संभावनाएं क्या हो सकती, कितनी बार निकाल सकते हो आप, 45 बार, यानी दोषपूर्ण संभावना क्योंकि 20 होंगी अपॉन 45 हो जाएगा, क्योंकि टोटल संभावनाएं क्या है, 45 है। अब क्या अपन को इसको 5 चौके 20, 5 9 45, यानी 4/9। तो क्या प्रायिकता हो जाएगी इसकी अपनी 4/9, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दोषपूर्ण संभावनाएं पूछा है उसने, है ना। अगर दोषपूर्ण नहीं पूछता, 20 दोषपूर्ण है, तो सही बल्बों की संभावनाएं क्या है, तो वो क्या हो जाता है, सही बल्ब कितने हो जाते हैं फिर 25, यानी 25/45, है ना, 5/9 हो जाता है वो संभावना। या यूं कहूं एक में से घटा दो 4/9, 5/9 हो जाएगा, कैसे भी निकाल सकते हो उसको, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन। 486 के साथ एक लघुत्तम संख्या को गुणा करके एक पूर्ण वर्ग प्राप्त किया जाता है, इस प्रकार प्राप्त वर्ग का वर्गमूल ज्ञात करो। देखो 486 के साथ किसी छोटी से छोटी संख्या का गुणा करो, उसके बाद जो वर्ग बनेगा उसका वर्गमूल निकालना है। तो देखो पहले अपन 486 के फैक्टर देख लेते हैं कि इसके साथ किस संख्या का गुणा करूं कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो हमने 486, तो हमने क्या किया, 486 के फैक्टर निकाले। 486 के मैं फैक्टर आसानी से निकाल दूंगा, ऐसे लिख देता हूं, नहीं तो एक ही स्टेप में 2 2 4 4 3 343 हो गए, 2 3 8 24 8 1। अब आपको समझ में आ रहा है यहाँ से क्या 81 है, यानी 81 क्या होता है, 3 की पावर 4 होता है। या मैं यूं कहूं, यहाँ से 3 से इसको काटूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 81 27, फिर 3 से काटूंगा 9, 3 से काटूंगा 3, 3 से काटूंगा 1, यानी मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि अपने पास क्या होगा, 2 × 3 × 3 × 3 × 3 कितना हो जाएगा, 4 और 1 5। वर्ग करना है अपन को, तो देख 1 वर्ग 2 वर्ग। अब हमें किस छोटी लघुत्तम संख्या कौन सी बनेगी जिससे ये पूर्ण वर्ग बनेगी, यानी हमें 2 और 3 चाहिए। मैंने क्या किया, 2 और 3 का गुणा कर दिया, यानी लघुत्तम संख्या कौन सी हो गई, 3 दूनी 6, यानी 6 वह लघुत्तम संख्या है जिसका गुणा करने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाती है। क्या बन जाती है, पूर्ण वर्ग बन जाती है। किसका गुणा करने पर, 6 का गुणा करने पर ये क्या बन जाती है, पूर्ण वर्ग बन जाती है ना। अब ये पूर्ण वर्ग तो बन गई, अब हमारे पास ये पूर्ण वर्ग संख्या हो गई। पूर्ण वर्ग प्राप्त किया जाता है, हमने पूर्ण वर्ग प्राप्त कर लिया, उसने संख्या नहीं पूछी, उसने क्या पूछा, इस प्रकार प्राप्त वर्ग का वर्गमूल ज्ञात करो, यानी इनसे जो गुणा होगा, जो संख्या है उसका वर्गमूल निकालना है। अब भाई हमने ये कहा कि अब इसका वर्गमूल निकालना है, तो अगर हमने ऐसे लिख दिया है तो यहीं से निकाल लो ना। अब यहाँ से जोड़ा क्या बनेगा, देखो 1 2 ये है, 1 2 ये है, यानी 2 आ गया बाहर वर्गमूल के लिए। 1 3 ये है, 1 3 ये है, 3 आ गया। 1 3 यहाँ से आ गया, 1 3 यहाँ से आ गया, 3 × 3, तो क्या हो जाएगा, 3 3 के 9, 9 3 27 दूनी 14 ना हो जाएगा। 54 क्या होगा, उस संख्या का वर्गमूल होगा, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 3, है ना। या फिर आप क्या करोगे भाई, 486 में 486 है, 6 का गुणा करने पर संख्या बन रही है, 6 का गुणा कर दिया, 6 × 36 3 6 48 3 51 की 5 6 6 24 5 29, यानी 2996 आएगा। फिर आप इसका स्क्वायर करोगे, है ना, स्क्वायर करोगे या वर्गमूल लोगे, तो हमें पता है 6 कब आएगा, या 4 होगा या 6 आएगा, क्योंकि पूर्ण वर्ग तो है ही। 4 का करने पर या 6 का करने पर, अब मैंने देखा 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 ज्यादा हो जाता है, नहीं छोटा वाला नंबर है तो 5 लिखो। अगर 25 के पास में 25 4 29 और 36 से क्या 7 बड़ा है, तो अगर 25 के पास में है तो कौन सा कम के पास में है, कम वाला नंबर आ जाएगा, यानी 54 आ जाएगा। या फिर 2916 को आप क्या करोगे, भागविधि से निकाल लोगे, भागविधि से एक ही स्टेप में निकाल, 5 5 25 4 बचा 116 हो जाएगा, 5 जोड़ा 10 हो जाएगा, 10 के बगल में 4 रखो 416 बन जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, 54 आंसर हो जाएगा। ऐसे भी निकाल सकते। तो बाकी ये है कि आपकी समझ में आ गया कि अगर 6 का गुणा करना है तो 6 तो एक वर्गमूल वो हो गया और 9 ये हो गया, 6 नाम 54 आंसर हो जाएगा, आगे कुछ करना ही नहीं है ना। अगला देखो, और ऑप्शन को देख लोगे और तुरंत हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
2 घंटे में एक टैंक को भरने के लिए 8 पाइपों की आवश्यकता होती है। 5 पाइपों का प्रयोग करने पर कितना समय लगेगा? देखो 2 घंटे में एक टैंक को भरने के लिए 8 पाइपों की आवश्यकता हो रही है। एक कोई टैंक है, जैसे ये कोई टैंक है, इसको अगर भर रहे हैं तो हमें 2 घंटे में 2 आवर्स में भर रहे हैं तो हमें 8 पाइप की आवश्यकता है। हमें बताओ 5 पाइपों का प्रयोग करने पर कितना समय लगेगा? मैंने आपको बताया था, एक पहले भी वीडियो में बताया है, M1 D1 T1 E1 H1 अपॉन M2 D2 T2 E2 और H2 अपॉन इजिकल टू W1 अपॉन W2। ठीक है, तो ये क्या है? M क्या है? मेन है, D4 डे, T4 टाइम, E4 एफिशिएंसी, H4 हावर, W4 वर्क। यानी इसमें होता क्या है, 2 घंटे हैं तो टाइम कहाँ आएगा? टाइम ऊपर आ गया, इनटू 8 पाइप कर रहे हैं, 8 औरतें काम कर रही हैं, 8 बच्चे काम कर रहे हैं, 8 आदमी काम कर रहे हैं। अगर वर्क कर रहे हैं यानी या कोई भी इंसान है, कोई वस्तु है, कोई गाड़ी है, तो जो वर्क करने वाला जो इंसान है, नाउन है, वो क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा, मेन की जगह पे आ जाएगा। तो 8 आदमी, अब देखो 8 आदमी 2 घंटे काम कर रहे हैं या 8 पाइप 2 घंटे काम कर रहे हैं तो काम पूरा हो जाता है। अब इसी काम को 5 पाइप कितना समय लेंगे, यानी हावर कितना लेंगे? तो आप क्या करना है, 8 दूनी 16/5। तो एस क्या हो जाएगा? 16/5। 5 का भाग दिया मैंने, 5 दिए 15, 1/5 है ना, 1/5 है, हावर है। अब हमें 3 सही 1/5 हावर को चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा? 60 का भाग दे, 60 का गुणा कर दो 5, यानी 3 मिनट 3 हावर और 12 मिनट आंसर हो जाएगा, है ना। 12 पंजे 60, 3 घंटे 12 मिनट क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा, यानी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदास। चलो इस क्वेश्चन को पढ़ो, करके देखा करो, थोड़ा जूम कर लो। जैसे कि वीडियो को जूम कर लिया, फिर अपन भी करके देखा, नहीं समझ में आया, अपन कितनी जल्दी कर रहे हैं, कैसे कर पा रहे हैं, क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो जूम करके पहले सॉल्व करो, फिर उसको वीडियो को देखो, है ना, तो और अच्छा रहेगा, जिससे तुम्हारा भी रिवीजन हो जाएगा, है ना। एक विमान समुद्र तल से 6000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। एक विशेष बिंदु पर यह समुद्र तल के नीचे विमान की 1/4वीं ऊंचाई पर एक तैरती पनडुब्बी से ठीक ऊपर है। विमान और पनडुब्बी के बीच लंबवत दूरी क्या है? देखो, जैसे कि यूं कहूं मैं, ये समुद्र तल है, यहाँ पे, यहाँ से ऊंचाई है, ये आप कितना ऊंचे उड़ रहा है? ये 6000 मीटर, यानी समुद्र तल से ये 6000 मीटर ऊंचा उड़ रहा है। यहाँ पे ये बात करूँ तो 6000 मीटर यहाँ पे विमान उड़ रहा है, ठीक है, यहाँ पे विमान उड़ रहा है ये 6000 मीटर पे। अब एक पनडुब्बी है, वो समुद्र में तैर रही है ना, पनडुब्बी अंदर रहती है पानी के नीचे, वो समुद्र में तैर रही है। तो उसने कहा समुद्र तल से ये तो 6000 मीटर ऊंचा है, एक विशेष बिंदु पर या समुद्र तल के नीचे विमान की 1/4वीं ऊंचाई पर एक तैरती पनडुब्बी से ठीक ऊपर है। यानी अगर विमान यहाँ तैर रहा है तो 1/4 ऊंचाई पे, यानी 6000 का 1/4 क्या होगा? 6000 का 1/4 की बात करें 1500, यानी 1500 मीटर की नीचाई पर, समुद्र तल से 1500 मीटर नीचे, यहाँ से 1500 मीटर नीचे, 1500 मीटर नीचे पनडुब्बी है, यहाँ पे पनडुब्बी है ना। क्या कहा उसने? 1/4वीं ऊंचाई पर एक तैरती पनडुब्बी से ठीक ऊपर है। तो विमान और पनडुब्बी के बीच की लंबाई, अब बताओ यहाँ पे विमान है और यहाँ पे पनडुब्बी है, 6000 तो ये हो गया दूरी, कितना हो गई? 6000 दूरी हो जाएगी। अगर 6000 ये है अपने पास दूरी, और 1500 कितनी हो जाएगी? नीचे वाली हो जाएगी। 6000 ये है और 1500 ये है ना। तो यहाँ से दूरी की बात करें, 6000 ऊपर वाली 1500 ये, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? यानी 7500 मीटर। कितनी डिस्टेंस हो जाएगी? 7500 मीटर। यानी 6000 ऊपर वाली समुद्र तल से ऊंचाई पर कितना उड़ रहा है? वो 6000, और 1/4 नीचे पनडुब्बी है, तो टोटल दूरी की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7500 मीटर, है ना, 7500 मीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, कुछ खिलौनों को 18 बच्चों के बीच इस प्रकार समान रूप से वितरित किया गया है कि प्रत्येक बच्चे के खिलौनों की संख्या बच्चों की कुल संख्या के बराबर होती है, एवं वितरण के बाद 6 खिलौने शेष बचते हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे 6 बच्चे हैं तो प्रत्येक को 6 ही खिलौना मिल रहा है, 8 बच्चे हैं तो प्रत्येक को 8 ही खिलौने मिल रहे हैं, 10 बच्चे हैं तो प्रत्येक को 10 खिलौने मिल रहे हैं, तो टोटल क्या आ जाएंगे? 36, 64, 10 ऐसे। तो आप बताओ कि अगर 18 बच्चे हैं और समान खिलौने वितरित होंगे तो 18 × 18 टोटल खिलौने हो जाएंगे।
अब उसने कहा कुल संख्या के बराबर होती है, वितरण के बाद देखो जब वितरण कर देते हैं उसके बाद क्या हो रहा है, 6 खिलौने शेष बचते हैं, यानी इसके बाद भी उसके पास 6 खिलौने शेष हैं। तो ये क्या है, खिलौनों की संख्या है, टोटल खिलौनों की संख्या। क्वेश्चन में कहा 18 बच्चे समान रूप से वितरित हैं, जितने बच्चे हैं तो 18 × 18 यानी 18 बच्चों को 18 खिलौने मिल, फिर भी उसके पास 6 शेष बच रहे हैं, तो 6 शेष बच रहे हैं तो प्लस जोड़ दिया, तो 18 का क्यों हो जाता है, स्क्वायर होगा 324 + 6 है ना। तो 324 + 6 कितना हो जाएगा, 330, यानी 330 खिलौने होंगे जिसमें 18 बच्चों को 18 खिलौने मिल जाएंगे, उसके बाद भी 6 शेष बचेंगे, क्योंकि 6 आप जोड़ना पड़ेगा तभी तो शेष बचेंगे, घटाएंगे तो नहीं है ना। 6 जोड़ना पड़ेगा तो कितना शेष बचेगा, 330। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन के ऊपर। 40 सेंटीमीटर घन आयतन वाले एक बॉक्स में 2 सेंटीमीटर किनारे वाले कितनी घनों को इसमें रखा जा सकता है। तो हमें क्या दिया है, इसमें जो बड़ा घन है उसका आयतन दिया है, घन का आयतन क्या दिया है, आयतन दिया है आपको 40 सेंटीमीटर क्यूब, 40 सेंटीमीटर है ना, 40 सेंटीमीटर घन वाले आयतन, सेंटीमीटर घन आयतन वाले, यानी अपन को इसका आयतन इतना दे दिया। अब उसने कहा 2 सेंटीमीटर किनारे वाले कितनी घनों को इसमें रखा जा सकता है। अब जो 2 सेंटीमीटर जो किनारा है उसके घन का आयतन क्या होगा, आयतन की बात करें तो क्या होगा, एक घन का आयतन होता है a क्यूब, यानी अगर भुजा a है तो तीनों भुजाओं का इंटू होता है, यानी 2 का क्यूब, यानी यहाँ से आयतन कितना निकलेगा छोटे वाले का, 2 का क्यूब यानी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा, 2 × 2 × 2 यानी 8, यानी एक का आयतन कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। आप बताओ 40 में कितने होंगे, तो 40/8 यानी कितने घन होंगे, 5 घन। अपन बड़े वाले में कितने घन रख सकते हैं, 5 घन रख सकते हैं, है ना। एक घन का आयतन 8 है तो टोटल आयतन कितना है, 40 है, तो उसमें अपन कितने घन निकल आएंगे, 5 घन आपके निकल आएंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके स्क्रीन के ऊपर, एक तार 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के आकार में है, यदि तार को पुनः एक 5 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयत के आकार में घुमाया जाता है तो इसकी लंबाई ज्ञात करें। देखो एक तार 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के आकार में है, जैसे एक वर्ग है इसका तरीके से, अगर ये वर्ग है तो इसके 15 सेंटीमीटर भुजा है, यानी कहने का मतलब ये है ये तार की जो लंबाई होगी टोटल वो कितनी हो जाएगी, तार की लंबाई की बात करें तो 15 × 4 = 60 है ना, 60 हो जाएगी, 15 ये 15 ये 15 ये 15, यानी तार की लंबाई कहूँ या तार का परिमाप कहूँ या वर्ग का पेरीमीटर कहूँ एक ही बात है, यानी 60 सेंटीमीटर की हो जाएगी। अब उसने कहा यदि तार को पुनः एक 5 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले, अब इसको क्या कर रहे हैं अपन, 5 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले में चेंज कर रहे हैं, तो 5 सेंटीमीटर ये होगी तो 5 ये होगी, अगर 5 ये हो गई 10 तो बची कितना, 10 50 बचा, तो 50 बचा तो फिर 25 ये हो जाएगा, 25 ये हो जाएगा, हुआ कि नहीं हुआ भाई। तार है ना, 5 ये हो गई 5 ये हो गई, अब आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी इसमें, तो यानी 5 ये हो गया 5 ये हो गया, तो बचा क्या, 50 बचा। 50 को 2 भागों में चेंज करना है तो क्या हो जाएगा, 2 का भाग दे दो यानी 25 सेंटीमीटर, 25 की चौड़ाई ये हो जाएगी, 25 की लंबाई ये हो जाएगी, अगर चौड़ाई 5 है तो 25 की लंबाई हो जाएगी, तो आंसर कौन सा हो जाएगा अपना, 25 सेंटीमीटर, है ना। क्या करना है अपन को, तार को केवल चेंज करना है, उसका परिमाप तो वही रहेगा, है ना। चल अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। आपको संख्या चेक करना है कि कौन सी संख्या बड़ी है। 7072 बड़ा है, 70 छोटी है, 79 कौन सी बड़ी हो जाएगी, 7920, है ना, इसमें तो कुछ बताना ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु चतुर्थांश थर्ड पर स्थित है। अब देखो इसमें क्या होता है, ये रहते हैं फर्स्ट इसको बोलते हैं, सेकंड ये है, थर्ड ये है और फोर्थ ये है। ये प्लस होता है, प्लस एक्स एच, ये बाई एच, ये माइनस वाला एक्स एच और ये बाई माइनस वाला। अब इसमें अपन को ये ओरिजिन पॉइंट होता है, इसमें क्या आता है, दोनों प्लस वाला यानी प्लस प्लस आएगा, इसमें x माइनस आएगा, ये क्योंकि ये माइनस होता है, ये माइनस होता है यहाँ पे, है ना, ये x माइनस होता है, यहाँ बाई माइनस होता है, ये यहाँ माइनस है x, ठीक है। तो यहाँ अगर x माइनस है तो ये वाला जो पॉइंट बनेगा वो क्या बनेगा, यानी x माइनस बनेगा और बाई प्लस बनेगा। नीचे की बात करें तो इसमें दोनों माइनस बनेंगे, है ना, और इसकी बात करें तो इसमें एक x प्लस बनेगा और बाई माइनस बनेगा, ठीक। अब मुझे देखना है थर्ड में क्या है, थर्ड में क्या होना चाहिए, दोनों माइनस के होना चाहिए। मैंने देखा पहला ऑप्शन दोनों माइनस के हैं, यानी ये हमारा सही आंसर है।
दूसरे में देखा 4 प्लस के है -3 है, तो 4 देखो प्लस के किस में आएगा, प्लस के -3, यानी ये चौथे में आएगा, ये वाला चौथे में आएगा। 3 1 है, ये दोनों प्लस के यानी फर्स्ट में आएगा, और -3,2 है तो ये कौन से में आएगा, सेकंड में आएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको चतुर्थांश को देख सकते हो। आसान तरीका है। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है 72 सेंटीमीटर लंबे, 60 सेंटीमीटर चौड़े और 36 सेंटीमीटर चौड़े एक टैंक में 18 सेंटीमीटर की गहराई तक पानी है। 48 सेंटीमीटर लंबे, 36 सेंटीमीटर ऊंची और 15 सेंटीमीटर चौड़े धातु के एक टुकड़े को टैंक में डाला जाता है तो पूरी तरह से डूब जाता है। पानी के स्तर में कितनी बढ़ोतरी होगी। जैसे इस तरीके से कोई टैंक बना हुआ है, इसमें पानी भरा हुआ है। ठीक है, इसमें हम अगर कोई छड़ डाल रहे हैं, कोई वस्तु डाल रहे हैं, तो वो क्या करेगा, वो कहीं ना कहीं यहाँ आयतन घेरेगी, यहाँ आयतन घेरेगी, और जब ये आयतन घेरेगी तो पानी का स्तर बढ़ेगा। इस तरीके से अपनी कहानी में सुना है कि अगर पानी कम भरा हुआ है, उसमें कंकड़ डालोगे तो पानी ऊपर आएगा, यानी पानी का स्तर बढ़ेगा, है ना। पानी का स्तर बढ़ेगा तो देखो पानी का स्तर बढ़ेगा कहाँ, यहाँ पे लंबाई चौड़ाई में, यानी देखो 72 सेंटीमीटर लंबा है और ऊंचाई तो बढ़ेगी इसकी, क्योंकि ऊंचाई तो बढ़ना है, उसको तो निकालना है, और चौड़ाई कितनी है 36 सेंटीमीटर। अब इसमें कितना बढ़ेगा हमें नहीं पता, किसके बराबर होगा वो बढ़ने के, आयतन किसके बराबर है, किसकी वजह से बढ़ रहा है, इस वस्तु की वजह से, यानी जो छड़ डाल रहे हैं उसकी। तो उस छड़ का आयतन क्या है, देखो छड़ का आयतन है 48 × 36 × 15। इस आयतन से ये बढ़ेगी ऊंचाई, कितनी बढ़ेगी अपन को चेक करना है। तो 36 से 36 गया, 12 से 12 छंके 72, 12 चौके 48, 3 से ये कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 2 से ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो h = हो जाएगा 5 × 2 यानी 10, है ना। कितना आंसर हो जाएगा आपका, 10 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। केवल बढ़ना क्या है, ये आयतन कहीं ना कहीं घेरेगा और इसको ऊंचाई को बढ़ाएगा। तो ये ऊंचाई देखो, इससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें केवल क्या निकालना है, बढ़ कितना रहा है। तो ऊंचाई तो हमने लिख दी क्योंकि निकालना था, ये हो जाएगी लंबाई × चौड़ाई, है ना। किसके बराबर होगा, किसका आयतन घेरेगा, इतना आयतन घेरेगा, इसके आयतन के बराबर होगा, लोहे की छड़ के बराबर, उसके बराबर कर दिया तो कितना भाई 10 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पहुंच जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 16। देखो ये लिखा है -5 की पावर 5 प्लस इंटू -5 की पावर 6 × 5 की पावर 2। आप इसको सॉल्व करोगे, देखो -5 की पावर 5 होगा, विषम में ऐसे एक बार लिखूं मैं, -5 × -5 × -5 तो क्या होता है, देखो माइनस प्लस माइनस प्लस यानी माइनस बचेगा, यानी माइनस का मान बचेगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि -5 की पावर 5 हो जाएगा इंटू। अब देखो यहां से देखोगे आप 5 की पावर क्या होगा, 5 की पावर 6 हो जाएगा, क्योंकि यहां तो प्लस की बन जाएगी, इंटू यहां से क्या हो जाएगा 5 की पावर 2 हो जाएगा कि नहीं होगा। अब मैं इसको निकालूं, ये तो बाहर है, अब गुणा करूंगा तो माइनस ही आएगा, तो माइनस हो गया। 5 की पावर अगर बेस समान है तो क्या हो जाता है, घात जुड़ जाती है, जुड़ जाएंगे तो 5 की पावर क्या हो जाएगा, 5 + 6 + 2, यानी आंसर हो जाएगा -5 की पावर कितना हो जाएगा माइनस, ये तो बाहर है अंदर नहीं है, ये अंदर नहीं है क्योंकि ये बाहर है, क्योंकि माइनस का चिन्ह अब पूरी संख्या में लगा हुआ है। तो 5 की पावर क्या हो जाएगा, 6 5 11 तो 13, यानी -5 की पावर क्या हो जाएगा 13 आंसर हो जाएगा, -5 की पावर 13 आंसर हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, देखो -5 की पावर 13, अभी इसमें कोई फर्क नहीं है, लेकिन अगर ये 12 आ जाती, जैसे इनका योग, अभी यहाँ पे अगर 12 आता प्लस आता तो माइनस का ही होता। अगर मैं इसको ऐसे लिख देता -5 की पावर 12 तो ये प्लस का मान आ जाएगा फिर, क्योंकि आ जाएगा ना इसका मतलब, और ऐसे लिखूंगा मैं -5 की पावर 12 तो ये हमेशा माइनस का रहेगा, है ना, और ये प्लस का हो सकता है ये समय तो, है ना। इसमें कोई फर्क नहीं है, लेकिन लिखेंगे अपन ऐसे क्योंकि ये माइनस की संख्या के लिए लगाया गया है ये, है ना कि इनका नंबर स्पेशल है, ये टोटल संख्या माइनस की हो रही है। यहाँ से अगर गुणा करोगे तो प्लस माइनस प्लस, है ना, तो ये कैसे लिखोगे -5 को अलग करोगे उसकी पावर 13, यानी ये आंसर आपका सही रहेगा, यानी पहला ऑप्शन सही रहेगा, है ना। इसमें ये अंतर रहता है इसलिए नहीं लिख सकते आप। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। देखो 6ab - 4a² - 8b² में से 4a² - 11ab + 7b² को घटाओ। भाई इसको घटाना है, मैं एक बार लिख देता हूँ 6ab - 4a² - 8b²। अब इसको घटाना है तो माइनस इसमें लगाएंगे तो -4a²।
अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस के 11ab है ना, कितना हो जाएगा 11ab। अब माइनस करोगे तो माइनस के 7b²। मैंने देखा 4a² माइनस के 4a² तो कितना हो जाएगा माइनस के 8a²। ठीक है, ये हो जाएगा। अब b को देखूं मैं 8 और 7 15 तो माइनस के 15b²। अब देखा b हो गया। अब 11ab और 6ab तो 11 6 17 प्लस के 17ab। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? a² b² यानी माइनस के 8a² इसमें प्लस का है, माइनस के 8a² माइनस 15b² प्लस 17ab यानी ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यानी तीसरा ऑप्शन आपका राइट है। केवल आपको इसमें क्या करना है, जोड़ना है। जो जैसे गुणांक होंगे x y x² y जैसे गुणांक होते हैं समान गुणांकों को अपन क्या करते हैं, जोड़ देते हैं या घटा देते हैं। चिन्ह के ऊपर जोड़ने का चिन्ह जोड़ देंगे और घटाएंगे तो घटा देंगे। ठीक है, हाँ, इसका रूप अपन को चेंज करना है भाई, इसका मान क्या आएगा। तो देखो पहले तो मैं इनको अलग अलग कर लूं। जैसे a की घात -2 लिखा है, a की घात -2 b की पावर -2, फिर लिखा है a b की पावर -3, फिर लिखा है a b की पावर -5 की पावर -1 है ना। इसको लिखूं मैं तो ये अंदर है ना। अगर मैं इसका गुणा करूंगा, अंदर गुणा होगा तो a की पावर 4 और b की पावर -2 इंटू a की पावर -3 इंटू b की पावर -3 इंटू अब यहाँ से a की पावर -1 इंटू b की पावर 5 ये हो जाएगा। इंटू करूंगा a की पावर -1 b को। अब मुझे a की पावर की बात करें, देखो 4 प्लस की है, 3 माइनस की है और 1 माइनस की है, यानी a की पावर 4 और a की पावर -4। अब मैं b की पावर की बात करूं तो माइनस माइनस की 5 तो b की पावर -5 और b की पावर ही 5 तो क्या हो जाएगी, फिर कुछ नहीं बचेगा। a की पावर 0 b की पावर 0 और किसी भी संख्या की घात 0 का मान 1 होता है, यानी 1 इंटू 1 यानी 1 आंसर हो जाएगा अपना। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ, केवल अपन को ए बी। अब आप अगर यहाँ समझ में आ रहा है तो यहाँ कर लो पहले स्टेप में, सेकंड स्टेप में आ गया समझ में, सेकंड पे होनी तो यहाँ लेकर लो, फिर यहाँ लेकर लो, है ना। जैसे स्टेप आपकी जिस स्टेप पे आपकी समझ में आ गया आंसर क्लियर हो जाएगा। थोड़ा ऑप्शन पर ध्यान दे लोगे तो और जल्दी क्लियर हो जाता है ना। ऑप्शन से कुछ चीजें आपके दिमाग से वैसे ही हट जाएंगी, उतना ही सोचोगे जितना ऑप्शन में है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 32 इंटू 23 की पावर क्यू का मान क्या हुआ? 32 इंटू 23 क्यू का मान क्या होगा? भाई इसका क्यू करोगे आपको बहुत टफ लगेगा, है ना। कि आप इंटू करो फिर क्यू करो, है ना, या इसका क्यू करो इसका क्यू करो फिर दोनों का गुणा करो, है ना। हमने ऑप्शन में देखा, देखो इसमें इकाई का अंक 6 है, इसमें 4 है, इसमें 7 है, इसमें 2 है, यानी इकाई के अंक से क्लियर हो जाएगा। मैंने देखा कि अगर मैं इसका इंटू करूंगा तो इकाई का अंक 3 दूनी 6 आएगा। अगर 6 का अगर मैं क्यू 3 बार करूंगा तो क्या आएगा? 6 ही आएगा, यानी इकाई का अंक 6 किसमें है? पहले वाले में है, तो पहला वाला आंसर हो जाएगा। भाई हमें आप इनका गुणा करोगे तो 3 दूनी 6, कोई भी संख्या बनेगी उसका इकाई का अंक 6 आएगा, फिर यहाँ कुछ भी हो संख्या, है ना। अब इसका क्यू करोगे आप तो फिर भी 6 इकाई का अंक 6 आएगा, 6×36 यानी इकाई का अंक 6 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसे ही करने हैं ये क्वेश्चन, है ना। अगर डिटेल में आप लगाना चाहोगे इनका गुणा करो फिर क्यू करो तो काफी टफ हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। x को 128 से गुणा किया जाता है और प्राप्त गुणनफल को 360 से घटाया गया है। देखो x को 128 से गुणा किया जाता है और प्राप्त गुणनफल को 360 से घटाया गया है। भाई x को 128 से गुणा कर दिया मैंने, जो गुणनफल आया प्राप्त गुणनफल 360 से घटा दिया, यानी 360 से घटा दिया, यानी 360 में से घटा दो तो इसको में से घटा दो, 360 में से घटा दो तो माइनस लगा दिया तो क्या हो जाएगा? 360 माइनस 128x। अब जो कॉमन हो तो कॉमन ले सकते हैं, मैंने ऑप्शन में देखा 360 माइनस 128। अब इसमें तो दोनों में गुणा हो रहा है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं होगा। 360 माइनस 128x यानी आंसर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा, है ना। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 360 माइनस 128x, है ना। अगला क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये आपका एंड हुआ पूरा, 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। फिर भी आपको कहीं कोई प्रॉब्लम्स आ रही है किसी क्वेश्चन में तो आप मुझे बताइएगा कि सर हमें इसकी 100 लॉन्ग मेथड है या जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है जिस भी तरीके की, या कोई टॉपिक है या कहीं भी किसी भी चीज़ में आपको प्रॉब्लम